जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर के अंतर्गत उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग बताने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स का बेनिफिट ले सकें, और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पणों का उपयोग यानी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। देखें, एक चीज हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो होता है गाड़ियों में। आप देखे होंगे जितने भी वाहन होंगे, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसमें जितने भी व्हीकल होते हैं सब में साइड के तरफ आप देखे होंगे सब में साइड मिरर लगा होता है। ध्यानपूर्वक देखें, सब में साइड मिरर जो है साइड मिरर लगा होता है। ये साइड मिरर करता क्या है कि आप देखें, उत्तल दर्पण की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक ना? उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसके कारण जितने भी व्हीकल होते हैं सभी व्हीकल में किनारे के तरफ आप देखे होंगे जहां ड्राइवर होता है, ड्राइवर के यहाँ किनारे के तरफ एक दर्पण लगा होता है जिसमें वह देख करके और पीछे से आने वाली गाड़ियों को वो देख सकता है। बहुत लोग ये समझते हैं, आप देखे होंगे 2 व्हीलर में भी दोनों तरफ ऐसे शीशे लगे होते हैं, और दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं तो जो नए चलाने वाले बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि चेहरा देखने के लिए बना हुआ है, तो गाड़ी चलाते रहते हैं और गाड़ी चलाते चलाते कभी झुक करके उसमें अपना मुंह भी देख लेते हैं। तो वो मुंह देखने के लिए नहीं होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण का रेंज बहुत अधिक होता है, यानी अगर कोई वस्तु बहुत पीछे आपसे है तो भी उसका प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में बनने लगेगा, जिससे आप देख करके समझ जाएंगे कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, हाई स्पीड वाली गाड़ी आ रही है कि लो स्पीड वाली गाड़ी आ रही है, या कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं आ रही है जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो उस स्थिति में व्यक्ति साइड हो जाता है, या गाड़ियाँ अपनी गाड़ी को साइड, ड्राइवर जो है अपने गाड़ी को साइड कर लेता है और पीछे से आने वाली जो गाड़ी होती है वो गाड़ी निकल जाती है। नॉर्मली आप देखे होंगे कुछ ऐसे भी ड्राइवर होते हैं जो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण यानी नॉर्मली हम लोग जो चेहरा देखने के लिए जिस शीशे का हम लोग प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो कुछ ड्राइवर लोग जो होते हैं किनारे के तरफ समतल दर्पण लगा देते हैं। तो एक चीज हम आपको बता दें कि समतल दर्पण का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन उसका रेंज जो होता है उसका रेंज बहुत कम होता है, वो काफी पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। तो कई बार आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है या किस दर्पण को प्रेफरेंस देता है, किस दर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आपसे समतल दर्पण भी दे देता है और उत्तल दर्पण भी दे देता है। तो आप ये दिमाग में रखे रहिए कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन उसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसका रेंज कम होता है। रेंज कम होने से नुकसान ये होता है कि अगर बहुत पीछे कोई गाड़ी है तो बहुत पीछे वाली गाड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं बनेगा, जिससे ड्राइवर समझ नहीं पाएगा और अपनी गाड़ी को साइड नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से एक चीज
और भी हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा तो बनता है लेकिन इसका रेंज बहुत अधिक होता है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि उत्तल दर्पण का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसका रेंज बहुत अधिक होता है। इसलिए पश्च दृश्य देखने में, ड्राइवर के सामने पश्च दृश्य देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यही एक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग ये था। अच्छा, इसके बाद एक और छोटा सा टर्म आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि दर्पण का सूत्र बताइए। तो दर्पण का सूत्र, ये तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। अगर आपसे दर्पण का सूत्र कहा जाता है, दर्पण का सूत्र लिखने के लिए, दर्पण सूत्र जिसको हम मिरर फार्मूला भी कहते हैं, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक फिगर बना करके समझाएंगे, फिर आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। और चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर अवतल दर्पण ले रहे हैं। जी देखें, ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसके उत्तल पृष्ठ पर पालिश लगा हुआ है और ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु ए बी है। यहां से प्रकाश की किरण चल रही है और यह प्रकाश की किरण ये उत्तल दर्पण को नॉर्मली, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण उसको नॉर्मली mn से रिप्रेजेंट करते हैं। यह अवतल दर्पण mn है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के बिंदु ये P है, बिंदु D से टकरा रही है और D से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है। और एक दूसरी प्रकाश की किरण है जो फोकस से हो करके, या ऐसे कह लीजिए कि एक दूसरी प्रकाश की किरण है और ये दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के गुजर रही है और फोकस से होकर के गुजरने के बाद यह अवतल दर्पण के बिंदु ई से टकरा रही है और टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण ये जो दूसरी एक परावर्तित किरण आ रही थी, दूसरी परावर्तित किरण ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब A', B' है। तो यहाँ हम आपको दर्पण का सूत्र बतलाने जा रहे हैं। दर्पण के सूत्र को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है ध्रुव। पहली बात हम आपको बता दें कि किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी मापना होगा तो उसको हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। दर्पण के ध्रुव से ये है बिंब माने वस्तु। दर्पण के ध्रुव से बिंब की जो दूरी होती है उसको हम हमेशा U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे। और ये ध्रुव से ये प्रतिबिंब है। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है इसको हम हमेशा V से प्रदर्शित करते हैं। और दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी होती है और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सबको पता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि देखिए, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो प्रतिबिंब धनात्मक होता है
और अगर यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो यह दर्पण ऋणात्मक होता है। प्रकाश के चलने की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं और प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार रहना चाहिए और आप याद रखे रहेंगे कि u क्या है, v क्या है, f क्या है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी u होती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी u होती है। इस पर आधारित हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आता है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहें और हमें उम्मीद है कि ये जो दर्पण का सूत्र है इसको दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। और एक चीज और हम आपको बताते हैं कि ध्रुव से प्रतिबिंब, ध्रुव से वस्तु की दूरी को या ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी भी कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों हेडिंगें उत्तल दर्पण का उपयोग और फिर दर्पण का सूत्र, और याद रखे रहिए ये सूत्र चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे और हमें उम्मीद है कि ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप बेल आइकन को प्रेस करें और किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या होती है तो आप पॉजिटिव कमेंट करें, और फिर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को आप लाइक भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिक्स की अच्छी जानकारी करने के लिए आप वीडियो से हमेशा जुड़े रहें, चैनल से हमेशा जुड़े रहें, फिजिक्स के लगातार वीडियोस देखते रहें। आप सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।